हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। और आज का एक स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए, जितने भी हमारे डी ट्रिपल एस बी के टीजीटी कंप्यूटर साइंस के जो कैंडिडेट हैं। तो काफ़ी दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी सारे हमारे साथी सेलेक्ट हुए थे। वो बात बहुत पुरानी नहीं हुई थी कि तुरंत अब एक नई नोटिफिकेशन आ गई, जैसा कि आपको पता है। तो अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं दिमाग में आप लोगों के कि क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या हमारा सिलेबस रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं डी ट्रिपल एस बी में जो किसी के समझ नहीं आती, चाहे फिर वो पढ़ाने वाले हो चाहे फिर वो पढ़ने वाले हो। तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट एक डिटेल आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ आज हितेश, जो हमारे साथी हैं, उनको साथ अपने लेके आया हूँ ताकि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो। और हितेश हमारे साथ प्लस माइनस ग्रुप से काफ़ी पहले जुड़े थे और इन्होंने पिछला जो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर करा। और अब इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये एट प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टी जी टी कंप्यूटर साइंस ज्वाइंट है, पढ़ा रहे हैं। और वेलकम हितेश, आपका स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हितेश से हम यही जानेंगे कि इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ताकि एक आइडिया हो जाए मोटा मोटा कि किस तरीके से हमारा पहले इनका प्रोसेस था। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ आप एक बार बताएं थोड़ा ब्रीफ में ही। मैंने सर जैसे ही मेरा स्कूलिंग खत्म हुआ था तो आफ्टर स्कूलिंग मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया था बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में। ओके। 3 साल का डिग्री सर कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था साउथ कैंपस से, आत्माराम कॉलेज से। ओके। उसके बाद 2019 में मैंने कंप्लीट किया। नोटिफिकेशन आया था उसके 6 महीने पहले ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद मैंने एमबीए में अपने आप को एनरोल किया था सर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। एंड ड्यूरिंग दैट आफ्टर एमबीए ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। ओके। तो मतलब ये अपना ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, उसके तुरंत बाद आपको ये पता चल गया कि एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसी की तैयारी में आप लग गए। तो ये यस क्यों मन था? नोटिफिकेशन देख के मन था या फिर पहले से ही था कि टीचिंग में जाना है? किस तरीके से मन हुआ? सर, एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो स्टार्टिंग में को नोटिफिकेशन का खुद से तो पता नहीं चला था। वन ऑफ माय अंकल जो कि टीचिंग सेक्टर में ही है, उन्होंने मेरे को बताया था। क्योंकि उस टाइम जब नोटिफिकेशन आया तब मैं मेरे एमबी के फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुका था। तब ओके। उन्होंने बताया, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, फिर मेरे को पता चला कैसा वर्क कल्चर है क्या है। उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट बना, फिर मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि कहाँ से प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो मैंने ये स्टार्ट किया था लगभग मिड 2020 के आसपास सर। ओके, मतलब लगभग जैसे नोटिफिकेशन आया उसके थोड़े दिनों बाद में। हाँ सर। ओके। तो जर्नी, जो एक छोटी सी जर्नी पूछी इस प्रिपरेशन की, और बाकी सारी चीज़ें साइड में रखे हुए सिर्फ टीजी कंप्यूटर साइंस की जो जर्नी रही है आपकी, जैसे कि आपने बताया कि अभी आपके रिलेटिव ने, अंकल ने आपको गाइड करा कि बताया, उसके बाद जो पहला स्टेप होता है हर किसी का फॉर्म फिलिंग के बाद, वहाँ से और आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जो जर्नी है, उसको थोड़ा अगर बताओ तो कैसा रहा आपका, किस तरीके से आपने इसको प्लान आउट करा पूरा। सर सबसे पहले तो जैसे कि मैंने फॉर्म फिल किया था उसके काफी दिन बाद तक तो मतलब मेरा कीन इंटरेस्ट उस तरफ नहीं था। मतलब बाद में जब मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो भैया अब इसे फोकस करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में सर क्वेश्चन पेपर्स देखे कि भी कैसा पेपर होता है, प्रीवियस ईयर के पेपर क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पता किया कि जी ट्रिपल एस सी के अलावा कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। ये जो ओके। टीजीटी कंप्यूटर साइंस तो पता चला था सर हरियाणा में भी लगाते हैं, बट वो टीजीटी नहीं है, पीजीटी है। और पीजीटी है। केवीएस में भी है, वो भी टीजीटी नहीं है, पीजीटी नहीं है। पीजीटी है। तो ये सब कुछ चीजें पता लगी थी। फिर उसके बाद मैंने ये ऑलमोस्ट सर 2020 के एंड में आते हुए, जबकि कोविड का टाइम आ गया था, तो मेरे को जो मैं एमबीए में था वहाँ से क्लासेस जो है वर्क फ्रॉम ये स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन होम हो क्लासेस गया हो गई था। थी। हाँ ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। तो फिर इस टाइम मेरे को अच्छा खासा टाइम मिल जाता था कि मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कंप्यूटर साइंस की तैयारी भी कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई रेगुलर एमबीए क्लासेस। तो फिर मैंने जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनको अटेम्प्ट किया सबसे पहले सर, ऑलमोस्ट एंड ऑफ 2020 के आसपास। फिर मेरे को एक और एनालिसिस मेरा जो आया, मैंने एज फार एज रिमेम्बर कि मैंने जो अटेम्प्ट किया था टेस्ट में 93 मार्क्स बन रहे थे ओके। आउट ऑफ 200, जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें।
तो फिर मैंने प्लान किया कि जब कैसे इम्प्रूव करना है, पार्ट 2 इम्प्रूव हो सकता है, पार्ट 1 हो सकता है, उसके लिए क्या-क्या रिसोर्सेज़ हो सकते हैं, तो फिर मेरे को प्लस माइनस का पता चला। ओके। फिर मैंने ग्रुप के अंदर ये तो मेरे को एग्ज़ैक्ट मंथ याद नहीं है कब एनरोल हुआ था, बट काफ़ी टाइम तक मैं प्लस माइनस के साथ था, हाँ, शुरू से उस लेके टाइम पे एंड तक। हमारा यही था कि हाँ, स्टार्ट ही टीजीटी हुआ था कंप्यूटर सर। साइंस। हाँ, तब फिर मैंने धीरे-धीरे करके पार्ट 2 के ऊपर फ़ोकस करना शुरू किया। पहले कंप्यूटर साइंस जो बेसिक्स तो थे पहले से ही, उनको थोड़ा-थोड़ा सा रिकॉल करना स्टार्ट किया, तो उस पे पकड़ बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद पार्ट 1 मेरा हालाँकि ज़्यादा वीक नहीं था, बट स्टिल कैट दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को, तो उस पे भी थोड़ा-सा मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो मैंने पार्ट 1 में मैथ्स, रीज़निंग, हिंदी, इंग्लिश पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझा, किस लेवल के क्वेश्चन थे, क्योंकि वो समझना सबसे ज़रूरी था। तो उस हिसाब से जो कि नेसेसरी कुछ बुक्स और जो आपके लेक्चर्स थे वो, अच्छा, तो फिर देखो मैंने जितने हाँ हमारे जी, साथी अभी देख रहे हैं, यहाँ से एक बात निकल के हमारे पास आ रही है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस का लेवल देखना है। जैसे हितेश बता रहे हैं, इन्होंने जब स्टार्टिंग करी अपनी तो यही बता रहे हैं कि भाई इन्होंने प्रीवियस ईयर देखा। तो मैं भी वही कह रहा हूँ आप सभी को भी कि जो भी पिछले 2017 पे नहीं जाएंगे, हम 2019 पे ही जाएंगे। 2019 वाले जो प्रीवियस अभी एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम, शायद 5 या 6 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, तो वो सारे अपने पास हैं और वो आप गो थ्रू करेंगे, अपने प्लान आउट करना है उस तरीके से। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं थोड़ा बोलने वाली बात, जैसे आपने बात करा कि आपके जो मार्क्स आए थे उस टाइम पे 90 अराउंड कुछ आए थे, जो आपने 2017 में जो पेपर दिया। और यस अगर सर। 2017 में आपने पेपर दिया होता तो वो कट ऑफ वहाँ पे भी क्लियर हो रही थी। यस तो सर। तो ये भी है, अगर फिर उस हिसाब से देखें तो इस बार कट ऑफ गई थी हमारी 123 के अराउंड, उसके बाद फिर फाइनल गई 132 के अराउंड गई थी। हाँ सर, करेक्ट। और आपके स्कोर थे? 144 के अराउंड मेरा हाँ, स्कोर था सर। 144। तो 144 काफ़ी अच्छा स्कोर था कंसीडरिंग किस हिसाब से ट्रिपल एस भी वर्कआउट करता है। तो यही मेन जो पॉइंट निकल के अभी तक की बात में हमारा ये है कि हमें थोड़ा पहले खुद से प्लान आउट करना है अपना एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम लेवल देख के। ठीक है, तो अच्छा चलो अब पार्ट ए पार्ट बी दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, आपसे ही जाने यस सर। चीज़ें। पहले पार्ट ए पे ही आता हूँ। पार्ट ए में अपने पास 5 सब्जेक्ट थे, तो उसको कैसे तैयार करा, या एज अ कंप्यूटर साइंस आप टीचर अब लग चुके हो, अब आपको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ अलग किया होता तो मेरे मार्क्स थोड़े और आते, या फिर उतना ध्यान पार्ट ए में नहीं देना चाहिए था। तो पार्ट ए का ऊपर ऊपर से आपको क्या लगता है कि किस तरह से क्या करा आपने और क्या सही था? सर पार्ट ए की बात करें तो सबसे पहले जैसे कि आपने बताया सर 5 सब्जेक्ट आते हैं अलग-अलग, तो हमने थोड़ा-सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कौन-सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, या किस सब्जेक्ट में मेरे को थोड़ा-सा कम मेहनत करके मैं अच्छे मार्क्स गेन गेन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मोटो है अपना स्कोर बढ़ाना। तो जैसे कि फिर मैंने पहले से कैट दिया था, तो उस टाइम मैथ, रीज़निंग मेरा ठीक था वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो मेरे को लगा था, मैंने फ़ोकस किया कि मैं मैथ्स और रीज़निंग के अंदर मैक्सिमम अटेम्प्ट करूँगा, क्योंकि एक्यूरेसी मेरी वहाँ पर काफ़ी हाई रहती है। बेशक मेरे को टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाए, बट मैं अपनी एक्यूरेसी फुल बना कर के वहाँ से मैं आउट ऑफ 40 एटलीस्ट 38 मार्क्स स्कोर करने का ट्राई करूँ। फिर उसके बाद हिंदी, इंग्लिश जो बच जाते हैं, वो स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से देखा और जो हमारी तैयारी है, जो हम करते हैं, वो भी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तो उसके अंदर थ्योरी भी कवर हो जाती है, क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। उस हिसाब से अगर हम तैयारी करते हैं, तो काफ़ी बेटर रहता है हमारे लिए हिंदी, इंग्लिश जिसके अंदर कि आउट ऑफ 40 एटलीस्ट हम ज़्यादा नहीं तो 30 मार्क्स तक का मैं टारगेट करके चला था। ऑल्दो 30 नहीं आ पाए थे, बट स्टिल वी कैन मैनेज टू स्कोर दैट। उसके अंदर टाइम भी कम लगता है। मैं टाइम स्ट्रेटेजी के बारे में बाद में डिस्कस करूँगा फिर। फिर उसके बाद जीके का सर मैंने उससे पहले मैंने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया था, जो कुछ नोट्स वगैरह थे, वहाँ से मैं जीके की तैयारी वहाँ से भी करता था, प्लस माइनस पे करंट अफेयर्स का, या फिर और कुछ एसएससी से रिलेटेड चैनल्स हैं, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स का देख लेता था, तो वहाँ से मैंने जीके फ़ोकस किया। अब अगर मैं स्ट्रैटेजी पे आऊँ तो सर मैंने पार्ट ए को ऐसा लिया था कि पार्ट ए में मेरे को टाइम ज़्यादा देना है, ओके। क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग पार्ट था मेरे लिए, बट एक्यूरेसी मैं वहाँ पर अच्छा खासा मेंटेन कर सकता था। तो मैंने किया था कि मैं
2 घंटे में से लगभग 1 घंटा 20 मिनट पार्ट ए को ही लेके चलूंगा, क्योंकि जिसके हिसाब से जैसे डी ट्रिपल एस में क्या होता है कि हमारा एक सेक्शन से अगर एक बार हम एग्जिट करके तो फिर उससे वापस हाँ, नहीं आ वापस सकते। नहीं आ सकते। हाँ, तो मैं पूरी अपनी स्ट्रेटेजी बना के चला था कि सर मैं रीजनिंग को 18 से 20 मिनट के करीब रीजनिंग को दूंगा, उसमें जितने क्वेश्चंस मेरे हो जाते हैं उतने ठीक है। अगर मान लो 18 में से 18 ही क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा। फिर उसके बाद मैथ्स पे मैंने 35 to 40 मिनट्स का फोकस करने का ट्राई किया था, क्योंकि स्पीड उस टाइम पे मेरी इतनी नहीं थी, अच्छा। बट एक्यूरेसी था, इसलिए मैंने इतना टाइम उसको दिया ताकि मैं अपना मैक्सिमम गेन वहां से कर सकूं। फिर उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आता है, तो मैंने किया था कि उस हिंदी और इंग्लिश को मैं 15 मिनट में दोनों चीजें कर सकता हूँ। हिंदी और इंग्लिश 15 मिनट में 40 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं हिंदी इंग्लिश में, अगर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन की अच्छे से करी है तो। फिर उसके बाद जीके में भी 5 से 6 मिनट के आसपास जीके, क्योंकि सारी स्टैटिक होती है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन वो ऑल करेक्ट वाले ऐसे भी आने लग गए थे। हाँ, इस बट बार थोड़ा चेंज आया था। हाँ सर, हाँ सर, बट जीके स्टैटिक है तो 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा जीके के 20% हो जाते हैं। तो मैंने लगभग 1 घंटा 20 मिनट का, तो उससे ज्यादा नहीं करता, क्योंकि उससे ज्यादा मान लो 1 मिनट भी अगर मैंने कर दिया होता तो पार्ट टू के 1 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते थे। वो 6 से 7 क्वेश्चन अगर मिस हो गए होते तो पूरा 7 नंबर कम हो जाते, हाँ, वो फिर पूरा। थोड़ी दिक्कत हो तो मैंने, जाती है। हाँ सर, पार्ट तो वन को इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज पार्ट किया। वन का मतलब आपने एक पूरा सार आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मेन पॉइंट जो आपका निकल के आया वो ये कि भाई अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलना है किसी। हाँ सर, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे पार्ट ए में ही थोड़ा सा टाइम और लूंगा, जैसा कि अपने पास 5 सब्जेक्ट थे, तो सबसे बड़ी ना जो डी ट्रिपल एस भी हो चाहे एस एस सी हो, उसमें ना सबसे बड़ा जो डर होता है, एक तो होता है मैथ्स का, दूसरा होता है उससे भी बड़ा डर होता है जीके का। ठीक है, कि जीके में क्या करें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और पढ़ें भी या ना पढ़ें। तो ठीक है, मैं तो अभी थोड़ा बहुत ऐसे बोलने लग गया हूँ कि भाई अगर आपको जीके में बहुत ज़्यादा डर है तो उसको अपनी प्रायोरिटी बाद में लेके चलो। ठीक है, पहले अपना और करेक्ट सर। करो। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जीके में, कितना अपना अपने एफर्ट्स कितने रिसोर्सेज लगाने चाहिए, क्योंकि अपने पास पार्ट बी भी है। बिल्कुल सर, हमारे पास पार्ट बी भी है। अगर हम, ऐसा है सर जीके में जो कि काफी वास्ट है, तो हम अपना फुल भी लगा देंगे तो वहां पर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि हम, मतलब कम क्या, ना के बराबर प्रोबेबिलिटी है 20 में से 20 स्कोर करने का। तो हाँ, बहुत कम प्रोबेबिलिटी कि हम 20 में से 15 भी स्कोर करें। मैं तो ये मान के चल रहा था कि 20 में से 10 भी मेरा स्कोर आता है तो सफिशियंट है मेरे लिए, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में फोकस करके जो टाइम मेरे को पार्ट ए में लगाना हो वो वहां लगा दूंगा, और वहां अपना स्कोर उतना मार्जिनल इम्प्रूव कर दूंगा। मतलब सर बेसिकली जीके, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का है कि हम कितना हाँ करेक्ट, लगाए और फिर कितना वापस आए, तो जीके में उतना नहीं दिखता है। यस सर। हाँ, तो अच्छा, आपके फिर अटेम्प्ट कितने हुए थे पार्ट ए में, कुछ याद हो थोड़ा? सर पार्ट ए में अगर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने अटेम्प्ट तो मैंने मोस्टली क्वेश्चंस करे थे, 7 क्वेश्चन छोड़े थे सर, शायद 93 के आसपास मैंने अच्छा, अटेम्प्ट किए 93 थे। के आसपास। और फिर फाइनल मार्क्स कितने बने थे? पार्ट ए में, हाँ। पार्ट ए में सर मेरा 70 प्लस समथिंग स्कोर था। ओके, चलो अभी मेरे को 7। एग्जैक्टली रिकॉल हाँ, करना कोई नहीं, कोई नहीं, वो तो ठीक है, चलो लगभग है। 70, तो वही है 70 75। 74 के आसपास है सर तो स्कोर। 70 75 अपना गुड स्कोर होता है, बहुत बढ़िया स्कोर होता है। तो बेसिकली पार्ट ए का अपना यही रहा। अच्छा, तो यहाँ पे अपने पास आपने दो तीन चीज़ें बोली, मैं नोट डाउन करते चल रहा हूँ ताकि मैं पॉइंट आउट कर सकूँ सभी के लिए। एक तो भाई हमें स्पीड, अपनी जो टाइम मैनेजमेंट करके रखना है, स्पीड एक्यूरेसी, हाँ सर, सब में बेसिकली एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ दूसरा, सर, आपने बोला कि बूस्ट स्कोर बूस्टर है अपने इंग्लिश और हिंदी, जो कि मैं भी बिलीव करता हूँ। ठीक करेक्ट है, सर। मैथ्स और रीजनिंग में हर कोई लगा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी को निग्लेक्ट करता है। हम्म। और जीके में तो आपको थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखनी है, प्रीवियस ईयर देख के कि भाई किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, मोटे हाँ, मोटे। उन उन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है। तो मेरे को लगता है कि सबको का क्लियर हो गया होगा, मेन जो एलिफेंट इन द रूम, पार्ट बी, जिसका मतलब किसी को समझ नहीं आता। मैं ये कहूँ, अच्छा एक चीज़ और उससे जाने से पहले, पार्ट ए में ही कुछ आपके जो सोर्सेज रहे, बुक्स रहे या फिर कोई यूट्यूब चैनल रहा, कोई भी रहा हो, तो वो भी आप प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये लगे
कि एक गाइड मिल सके कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि वो स्कोर बूस्टर है। तो पार्ट ए के अंदर से जैसे अगर हम ये बात करें तो हिंदी के अंदर मैंने एक बुक खरीदी थी, अरिहंत की बुक आती थी हिंदी की, सामान्य हिंदी करके सामान्य शायद बुक हिंदी आती है। ज्ञान। हाँ, हालांकि उसको पूरा कवर टू कवर नहीं पढ़ना, क्योंकि वो फिर आरओआई वाली बात आ जाती है। हमने सिर्फ वो टॉपिक्स छाटने हैं जो जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, सिर्फ वो टॉपिक्स और उनके क्वेश्चन उस बुक से करने हैं। उसके अलावा जो अगर थ्योरी मेरे को क्लियर करनी है, तो मैंने प्लस माइनस के जो मैम पढ़ाती थी हिंदी, उनके लेक्चर्स मैंने देखे थे कभी कभी, जहाँ मेरे को थ्योरी क्लियर करने की जरूरत पड़ी थी वहां पर। अदरवाइज क्वेश्चंस मैं उस बुक से लगा देता था। और जो हमारे पार्ट वन का जो टेस्ट होता है सर, प्लस माइनस के ही पार्ट वन का टेस्ट है, वो वाले टेस्ट मैंने काफी अटेम्प्ट किए थे। हालांकि मैंने वो टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम जो मेरा स्कोर आता था, उस स्कोर के ऊपर मैं अपने आप को जज नहीं करता था, क्योंकि उस टेस्ट में सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता था पार्ट में। जबकि मैंने अपना स्ट्रेटेजी लगा के रखा, मैं 1 घंटा 20 मिनट तक इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन और मेरी एक्यूरेसी वो देख लेता था। और इंग्लिश के अंदर मेन मेरा अप्रोच था सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे ज्यादा था, क्योंकि जो है काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बीच में, काफी एडवांस तो नहीं आते। तो उन बेसिक क्वेश्चंस को अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वहां से हमारी थ्योरी भी क्लियर हो जाती है। अगर कभी कभी नहीं भी होती है, तो उस टाइम पर मैं यूट्यूब पे या तो प्योर साइंस पे या फिर किसी एसएससी का कोई भी चैनल है, वहां पर जाकर थ्योरी की छोटी सी वीडियो देख लेता हूँ। तो बेसिकली पार्ट ए का अपना ये है कि भाई जहाँ भी अटके, अगर किसी टीचर की गाइड लेनी है तो वो जनरल कंपटीशन लेवल का कोई भी टीचर हो, हाँ सर। रेलवे हो या फिर डी ट्रिपल एस बी का कोई डेडिकेटेड हो, वहाँ से अपना कवर हो जाएगा। तो उसके लिए इतना भागा दौड़ी की जरूरत नहीं कि क्या चाहिए हमें, क्या लेना, ठीक है। चलिए तो अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी का अपना थोड़ा सा एक तो ये बताए कि भाई किस तरीके से अप्रोच रखा, क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेके चले, सबसे पहले यही जानेंगे। हाँ सर, पार्ट बी के अंदर जो है सबसे पहले तो सर है कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो हमें वो समझना है। प्रीवियस ईयर पेपर तो एक बार देख लिया, चलो वो देख लिया। अब सिलेबस क्या आती दूसरी बात, तो सिलेबस एज फार एज आई नो एक पीडीएफ तो थी मेरे को प्लस माइनस के ग्रुप से ही मिलती, पता नहीं वो बीटीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस था कि नहीं, नहीं क्योंकि ऑफिशियल ऑफिशियल नहीं था सिलेबस वो। को रिलीज नहीं करते। हाँ, वो रिलीज ही नहीं करते ऑफिशियल सिलेबस। बट वो पीडीएफ थी, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। उससे हमें एक मिल गया था गाइडलाइन की क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो उस सिलेबस को मैंने मैच किया था सर हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से ओके। कि किस टॉपिक से, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में हमारे तो इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क एक सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर, मतलब वही वो आरओआई वाला सिस्टम है कि किस किस सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना। तो वहां से जो मैंने मेजर सब्जेक्ट थे वो निकालते कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान देना है, डेटा स्ट्रक्चर पे, डीबीएमएस पे, कंप्यूटर नेटवर्क पे, इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट जो मैंने देखे थे। उसके अलावा जो कुछ सब्जेक्ट थे जिन पे बहुत कम रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मे बी होता है एएसपी, डॉट नेट, इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो वो सब सब्जेक्ट मैंने काफी लास्ट में रखे थे कि भाई इनको लास्ट में टाइम बचेगा तो पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ से बहुत रेयरली कोई क्वेश्चन आता है। वो मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद मैंने सर देखा कि अब थ्योरी कहाँ से पढ़ी जाए, क्योंकि अगर बुक उठा के पढ़ने लग गए तो ऐसा हो जाएगा कि अपनी ग्रेजुएशन फिर से कर रहे हैं हाँ फिर से कर 3 साल। ली। हाँ, तो मैंने देखा कि क्या क्या मेरे को मतलब कौन कौन से उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और फास्ट वो थ्योरी कहाँ से हुई। तो उसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर का सहारा लिया, क्योंकि उस टाइम तक जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन में पढ़े थे वो काफी हद तक वॉश आउट हो चुके थे। तो ये वीडियो लेक्चर्स कहाँ कहाँ से देखे। वीडियो लेक्चर सर मैंने एक स्टार्टिंग में सर सबसे पहले टॉपर्स प्राइम चैनल करके है एक यूट्यूब पे, वहां ठीक से है। कुछ लेक्चर देखे थे। उसके अलावा फिर मैंने प्लस माइनस के लेक्चर्स देखे थे। प्लस माइनस के लेक्चर्स में एक्सप्लेन अच्छे से करते थे दीपक सर काफी बार। उसके अलावा सर वीडियो लेक्चर करने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कि ओके। अल्टीमेटली जो चीज है वो क्वेश्चन में ही है। अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो ना लेक्चर का किसी चीज का कोई फायदा नहीं ये है। सही बात। और क्वेश्चंस के लिए क्या रिसोर्स फॉलो करा। हाँ,
क्वेश्चंस के लिए जैसे कि मैं बताया सर, प्लस माइनस के क्वेश्चंस मैं करता था क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस हमारे वीडियो लेक्चर के साथ सिंक हो जाते थे, हाँ। क्योंकि दीपक सर यहाँ पढ़ाते थे हम्म। और वो ही यहाँ पर क्विज अगर क्रिएट करते थे तो वो क्वेश्चन सिंक हो जाते थे हमारे। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चंस में पार्ट 2 डेडिकेटेड टेस्ट है वो करता था, उसके बाद जो फुल लेंथ टेस्ट है वो करता था। बाकी दीपक सर क्विज भी लेते थे हाँ बीच बीच हाँ में, वीक में कभी 2 बार कभी 1 बार वो क्विज लेते थे, उस क्विज को करता था। वो क्विज करने से एक तो थोड़ा-सा अपना लेवल पता लग जाता था, तो दूसरों के कंपैरिजन में क्या है, क्योंकि लाइव चीज़ होती थी, एक एक्साइटमेंट अलग ही बना रहता था लाइव चीज़। वो बड़ी अच्छी लगती थी सर। वहाँ से वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसके अलावा एक बुक कुछ बुक्स हैं मार्केट में जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। एक एनवीएस सीजीटी की बुक थी, वो वाली देखी थी मैंने। हालाँकि उनसे मैंने ज़्यादा नहीं देखा उन बुक्स को, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, जो ओके। उन बुक्स में आ रहा है। इन सेंस अगर मैं सही में बोलूँ तो जो हमें यहाँ क्वेश्चन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे मिलते हैं वो लेटेस्ट हैं, तो वो प्लेटफ़ॉर्म अभी एस्टेब्लिश हुआ था प्लस माइनस। तो उन्होंने एकदम लेटेस्ट रिसर्च के क्वेश्चन निकाले थे, डीपीपीएससी डेडिकेटेड था। तो वो वाले ही क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो बेसिकली क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी, और जहाँ पे क्वेश्चंस में अटके वहाँ पे अपनी थ्योरी को रिवाइज करना, क्योंकि अच्छा। और उन क्वेश्चंस को, हाँ सर, हाँ हाँ, नहीं जिन बोलिए क्वेश्चंस बोलिए। पे अटके उन क्वेश्चंस को, मान लो जैसे कि अभी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, तो एक वीक बाद में जो जो क्वेश्चन गलत हुए थे उनको वापस से रिवाइज कर लिया। हाँ, जो गलत हुए उनको रिवाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सही हुए हैं वो तो आगे भी सही होते रहेंगे। ओके। जो गलत हुए हैं उन पे फोकस करा था कि नेक्स्ट टाइम गलत ना हो। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं आज से शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे को यूँ मान लो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपने ग्रेजुएशन में, मैंने बीएससी करी या फिर बीटेक करा है, मैं एक बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, आज से शुरुआत करना चाहता हूँ। एवरेज के साथ साथ मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए भी थोड़ा टाइम हो गया, ठीक है, 1 साल हो गया, 1 साल कैसे भी। तो बेसिकली मैं एवरेज से भी अब नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे वो अपना वो भी याद नहीं है। तो मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से, और ना ही मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ हूँ, तो मैं पार्ट ए के साथ शुरुआत करूँ, पार्ट बी की शुरुआत करूँ, या फिर मैं दोनों को साथ लेके चलूँ, कैसे चलूँ, तो एक थोड़ा सा इसमें आपका क्या रहता है कि किस तरीके से करना चाहिए। हाँ, तो सर इस पे मेरा टेक ये है कि हम दोनों चीजें ही करनी पड़ेंगी सर, किसी चीज को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो कट ऑफ बनती है, अगर आप एक चीज में 100% मार्क्स भी ले आओगे तो भी हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। दूसरी चीज में हमें पासिंग से काफी ज्यादा मार्क्स लेकर, क्योंकि इस बार देखिए 131 कट ऑफ थी और लगभग 364 सीट्स थी पिछली बार, तो इस बार तो 106 सीटें हैं, हाँ। 1/3 सीटें होंगी, तो कट ऑफ एटलीस्ट 131 की जगह एटलीस्ट 137 138 के आसपास तो जाने के चांसेस हैं। बिल्कुल सही कह रहे तो सर वो तो अगर हम 100 मार्क्स के एक में लेके आएंगे जो कि इम्पॉसिबल है, और दूसरे में 37, ऐसा तो नहीं, लेकिन अगर किसी में 80 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं तो दूसरे में हमें एटलीस्ट 60 मार्क्स को, तो दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। हो। उसमें सर बिल्कुल। मैं ये मानूंगा कि फोकस करने में पार्ट बी पे ही स्टार्टिंग में फोकस करा जाए तो अच्छा है, एज पर माई टेक। बाकी कुछ लोग जिनका पार्ट एक काफी वीक है कि भाई सोचते हैं कि मैं लास्ट में उसको फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसको स्टार्टिंग से लेकर ही चल सकते हैं। तो ओके। पार्ट बी में एक बार एटलीस्ट हमारी थ्योरी क्लियर हो जाए, हम बी के लेक्चर देख के जो कि मेन मेन टॉपिक्स हैं, हर सब्जेक्ट के उनको कवर कर सकते हैं तो कर लें, फिर बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम पार्ट बी के क्वेश्चन पे मान लो हम आ जाते थे थ्योरी कवर करके, उस टाइम हम पार्ट ए को भी उठा सकते हैं कि अब एक एक करके मैथ्स और रीजनिंग जो है एज सच सर इसमें काफी बेसिक का होता है, तो वो हम नॉर्मल मान लो, उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो मैं उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब डे वन से ही बिल्कुल। स्टार्ट कर देनी चाहिए रीजनिंग और मैथ्स की। हिंदी और इंग्लिश को भी साथ साथ लेके चलो, बेसिक उसको दिन में 1 घंटा भी अगर कोई दे देता है हिंदी और इंग्लिश को एक एक घंटा, तो वो भी मोर देन एनफ होता है। उसके अंदर काफी जल्दी काफी स्पीड से वो चीजें कवर हो जाती है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में एक बार हिंदी और इंग्लिश को कर लिया, मान लो 15 दिन लगे, फिर उसके बाद उनका थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो क्विज हमारे यहाँ होती है प्लस माइनस, या फिर जो सेक्शन वाइज टेस्ट है
उन सब से हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके उसको ऐसा रहेगा कि फिर वो हमारे रीच में रहेगी। सब कुछ वॉश आउट नहीं होगा अगर हम उसके टच में रहेंगे कंटिन्यूअसली। एक बार स्टार्टिंग में हल्का सा थ्योरी प्रैक्टिस करेंगे। जीके का तो जैसे बताया आरओआई पे फोकस ज्यादा करना है। जो चीजें रिलेटेबल है वो स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ो, फिर बाद में कई बार मंथ एंड पे जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन आते हैं यूट्यूब पे वो कुछ देख लिए जाए। और लास्ट में जब हम पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले तो एक बार सारे मंथ एंड के कंपाइलेशन के 6-7 वीडियो जो बनते हैं उनको देख ही लो। ठीक। इस हिसाब से हाँ। तो बेसिकली यही था कि अपना दोनों साथ लेके चल सकते हैं और इस टाइम से भी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके कहा कि काफ़ी सारे साथी मेरे पास अभी मैसेज आ रहे हैं कि टाइम हो गया है, मुझे मेरे को ये करना है, मेरी एज भी निकली जा रही है। तो एक चीज़ और छोटी सी मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप ज्वाइंड हो तो ये वैकेंसीज आई हैं, कई क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्या अब रेगुलरली ऐसी वैकेंसीज आएंगी या फिर यूं मान के चलें कि अभी हमारे पास ये एक तरीके से आखिरी मौका है? सर इसके बारे में तो मेरा टेक ये रहेगा कि एज फार एज नो अगर आगे वैकेंसीज आती हैं तो काफी कम आएगी, क्योंकि हम आपको भी मालूम है जैसे कि जो लास्ट 2014 में जो फॉर्म निकला 2000 वैकेंसी थी, सबसे पहला बैच था। उसके बाद सेकंड निकला 2019 में 364 थी। इस बार जो 106 वैकेंसीज आई है उनका कारण सिर्फ ये है कि जो ये 354 वाली वैकेंसी थी इसके अंदर काफी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए, डिस्क्रिपेंसीज आ ओके। गई उनके फाइनल कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी। तो वहां से कुछ वैकेंसी जनरेट हुई है, कुछ पहले की हुई, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा क्योंकि कुछ लोग सेक्टर स्विच कर लेते हैं इसलिए। तो वैकेंसीज तो हो सकता है सर आगे कम ही आएगी, ये आखिरी चांस थी। बट एट द सेम टाइम सर एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, कुछ टाइम पहले एक ये एसएससी का कोई फॉर्म निकला हुआ था शायद, ये कंप्यूटर से रिलेटेड। याद नहीं मुझे, सॉरी। हाँ मुझे भी एग्जैक्टली तो नहीं याद, बट उस पे उसको भी कर सकते क्योंकि ऑलमोस्ट जो है तैयारी तो हर चीज की, अगर कंप्यूटर रिलेटेड हम एग्जाम दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही है, वही कॉन्सेप्ट हैं हर जगह। तो हम हर चीज को अपना टारगेट बना सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम है उनको। चलिए, बहुत सही आपने पूरा एक्सप्लेन करा। एक छोटी सी लास्ट मेरी एक क्वेश्चन यही बनता है कि एक बुक मैं कहूँ, ठीक है, जैसे कि मैं सभी को यही बोलता आ रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर साइंस में तो एक बुक पे तो हम नहीं जा सकते कि कोई भी एक बुक करेक्ट। उठा ली। अ, वैसे ही अपने पास, जैसे कि आपने खुद ने बताया कि टॉपिक नहीं होते, वो सब्जेक्ट होते हैं अपने आप में, उसकी भी एक बुक नहीं ले सकते। तो स्टिल अगर हमें एक बुक फॉलो करनी हो फॉर क्वेश्चंस की, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो या फिर थोड़ा एक आइडिया हो, तो वो कौन सी बुक होगी? पार्ट बी के लिए ही मैं पूछ रहा हूँ इसमें। सर पार्ट बी के लिए अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चंस की बुक फॉलो करने में फायदा है, ओके। क्योंकि थ्योरी की बुक तो ऐसा है, मेरे को तो ऐसा एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि थ्योरी बुक आती भी कि नहीं आती। अगर आती भी होगी तो उस थ्योरी को बुक में से पढ़ के कॉम्प्रीहेंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो हम उसको आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि टीचर हमारे पास है, टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसलिए बुक से डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंड कर पाना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर बुक आती है जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो कि एनवीएस केवीएस इनके क्वेश्चन को उठा के बनाई जाती है, क्योंकि इनमें तो काफी पहले से चल रहा है कंप्यूटर साइंस का एग्जाम। तो वो कुछ बुक्स अगर आती हैं वो हम फॉलो कर सकते तो बेसिकली कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हुआ हो इस देश में जिसमें कंप्यूटर साइंस का एक टीचर हो, हैं। हाँ सर। उसकी बुक उठाओ, करेक्ट। चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, है ना? पीजीटी वाले। हाँ सर ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लेवल है। हाँ, तो चलिए ठीक है, ये बहुत सही आपने गाइडेंस दी। अ, मेरे हिसाब से तो मैंने लगभग सारे ही पॉइंट्स पे एक पूछ लिया है आपसे, आपका काफ़ी सारा टाइम ले लिया है। फिर भी चलते चलते अपनी तरफ से टिप्स देनी हो, कुछ एक बात कहनी हो तो प्लीज़। मैं सर एट लास्ट यही कहना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपना, हम पेपर में किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं और हमने जो स्ट्रेटजी क्या बनाई है, जो टाइम हमने हर सेक्शन को डिवाइड किया है वो स्ट्रेटजी, और उसको लास्ट मोमेंट पे चेंज ना किया जाए वही अच्छा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर चेंज कर लिया तो हम किसी चीज को ना तो पुराने पे ना नई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते, वो सबसे जरूरी है। और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस किए जाएं, तभी जाके हम उसको जो है फाइनली एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
वो सबसे जरूरी है। चलिए, बहुत हितेश, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, काफ़ी अपना कीमती समय निकालने के लिए, और काफ़ी सारी आपने टू द पॉइंट चीज़ें कही हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी मदद मिलेगा। फिर भी अगर कोई साथी हमारा है जिसको ऐसा लगे कि कुछ रह गया है, उसका पूछना रह गया है, तो वो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हितेश से या फिर और कोई हमारे साथ जो भी अवेलेबल होगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनसे और मैसेज के थ्रू या फिर कैसे भी आप लोगों की बात करवाने की। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हितेश भाई आपका ज्वाइन करने के लिए, और ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट सर। आपके फ्यूचर के लिए आगे। अच्छा, चलिए जाते जाते बात पूछ लेते हैं, आगे का क्या प्लान है? अभी इसी में ही टीचिंग में ही ग्रो करना है या फिर और कुछ, क्योंकि एमबीए भी करा हुआ है, तो किस हिसाब से अपना आगे देख रहे हो? सर अभी तो एज फार एज इनिशियल कुछ साल है, जैसे कि 3 साल 4 साल, तो मैं इस फील्ड में ही टीचिंग में ही कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। साइड बाय साइड सर जैसे कुछ साथी हैं जो मेरे ग्रेजुएशन के दौरान के हैं, एमबीए के दौरान के साथी हैं, कुछ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। तो एज फार एज अभी तो उतना ज्यादा फोकस नहीं, बट मे बी इन फ्यूचर अगर उधर माइंड सेट जाता है तो वो भी कर सकता हूँ। हम्म। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में हमें टाइम हमारे पास काफी होता है, 6 घंटे का ही होता है। हम्म। 6 घंटे में अपना जॉब के साथ भी जस्टिस कर सकते हैं, 6 घंटे के अलावा वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। हम्म। हाँ, तो बस एक यही सबसे बड़ी मोटिवेशन यहाँ पे भी ये भी आती है टीचिंग जॉब में, कि अपने पास क्वालिटी टाइम पूरा होता है। करेक्ट है। अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, फैमिली टाइम के लिए, या फिर कुछ भी और करने के लिए अपने पास काफ़ी टाइम होता है, और एक हैंडसम सैलरी होती है अपनी, और एक वर्क लाइफ प्रेशर मेरे हिसाब से टीजीटी कंप्यूटर साइंस में सबसे कम ही होता है टीचिंग जॉब में भी। तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस है अभी तक का? सर वर्क लाइफ, आई मीन सॉरी, जॉब प्रेशर के मामले में ऐसा है सर, जॉब प्रेशर तो उतना नहीं है, हालांकि मुझे तो उतना बिल्कुल भी फील नहीं है, क्योंकि मैं तो इससे पहले कॉर्पोरेट में जॉब करके आया 1 साल। ओके। तो वहाँ के कंपेरेटिव में यहाँ तो 50% भी नहीं है। बट स्टिल जो मान लो फर्स्ट टाइमर्स जिनका पहला जॉब होगा सर, जो कि डायरेक्ट टीचिंग से शुरुआत करेंगे, उन्हें में भी लग सकता है कि भाई, क्योंकि स्कूल में टीचिंग के अलावा कुछ एडमिन वर्क भी काफी हो जाते हैं। क्योंकि ऑल्दो वो गलत नहीं है, काफी सारी स्कीम्स दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है, बहुत सारी जैसे मिशन बुनियाद है, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस है, उन सब के चार्जेस भी किसी ना किसी टीचर को संभाल नहीं होते, तो वो सब काम थोड़े हो जाते हैं, बट स्टिल 6 घंटे में आप बड़े आराम से हर काम को कर सकते चलिए, बहुत सही। तो मच हितेश, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे आगे भी, और बहुत बहुत हैं। शुक्रिया टाइम देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आगे की आपकी पूरी जर्नी के लिए। थैंक यू वंस अगेन।